तो मैं आपकी अकल का ताला खोलने वाला हूं या बंद करने वाला हूं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा। सबसे पहले तो मैं यह बताता हूं कि जब मैं मंच पर आया तो मेरे मस्तिष्क में एक फॉर्मल सैल्यूटेशन का एक सिस्टम था, जिसमें कहा जाता है आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्वानों, और उनके नाम ले लिए जाते हैं। लेकिन जब मैं यहां आया तो मुझे मेरी अकल का ताला खुला और एक नया शब्द मेरे सामने आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। मैं भी उनका सबका इस्तेमाल, और एक और शब्द आया, वो हुआ शान पोशी। तो ताजपोशी तो सुना था, शान पोशी नहीं सुना था। मैंने कुछ शब्द लिख लिए। इस प्रकार मैंने अपनी अकल का ताला खोल लिया। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी बताया गया, आपके लिए एक शब्द दिया गया, मेहमाने खुसूसी। ये शब्द मैंने कहीं सुना जरूर था, किसी वेदिका के प्रोग्राम में, लेकिन कभी इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था। तो मेहमाने खुसूसी से लेकर हम तो कहते हैं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो नहीं इस समय उपस्थित हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मेहमान खुसूसी और अन्य मेहमान और मेरे साथी, मैं भी उसी नाव में सवार रहा हूं जिस नाव में आप सवार हैं, सवार रहा हूं। और मैं जानता हूं कि आपने किन किन मंजिलों को पार किया है, किन किन कठिनाइयों को झेला है। वे सारी कठिनाइयां हमें सबको आई। वास्तव में जब हम विद्यार्थी थे उस समय भी हमने कुछ कठिनाइयों को झेला होगा। हम में से बहुत लोगों ने ये SLM को पहले भी देखा होगा विद्यार्थी जीवन में। मैं जब हैदराबाद में आया उस समय मेरा साक्षात्कार भी SLM से हुआ, जब मैंने MA करने की ठानी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टडी मटेरियल मैंने भी प्रयोग किए। उस समय केवल यह ज्ञात हुआ कि इन SLM में बहुत सारी बातें वही होती हैं जो हमारी किताबों में होती हैं। कहीं कहीं तो मूल लेखक का नाम दिए बगैर पृष्ठ दर पृष्ठ कॉपी कर दिए जाते हैं। ये मुझे तब पता चला जब मैंने दोनों पुस्तकें पढ़ी, तो तीनों पुस्तकें पढ़ी। लेकिन लगा कि काम इनका बहुत जरूरी है, क्योंकि मूल पुस्तक सबके पास नहीं होती। इसके बाद इफ्लू से मेरा साबका पड़ा। तब इफ्लू को CIFL कहा जाता था। तो मुझे वहां से अंग्रेजी शिक्षा में डिप्लोमा लेने का अवसर मिला और उनका SLM देखा मैंने और उनके प्रश्न देखे। उनमें एक प्रश्न हुआ करता था, यह जो हमने लेसन भेजा है इसमें वर्तनी की कौन कौन सी भूलें हैं उनको बताइए। उस जमाने में टाइप किया जाता था, साइक्लोस्टाइल मटेरियल होता था। मैं आपको बता रहा हूं 1975 की 50 साल पुरानी बात। उस समय यह प्रश्न भी पूछते थे कि इसमें वर्तनी की भूलें कहां कहां हैं। हमने कांटेक्ट प्रोग्राम में पूछा, आप ये क्या बेहुदा सवाल पूछते हैं? उन्होंने कहा ये सवाल इसलिए नहीं है कि वर्तनी की भूलें हमने कौन सी की है, ये तो हमें भी पता है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने पढ़ा भी है या नहीं। जब पढ़ेंगे तभी तो आपको वर्तनी की भूलें पता चलेंगी। अब यदि मैं इसको पढ़ रहा था अभी और मैंने एक वर्तनी की भूल देखी तो मेरा ध्यान वहीं पर केंद्रित हो गया। इसलिए एक सिस्टम है जो ये सारा कार्य कर रहा है, लेखक से लेकर उसके संपादक,
उसके कॉपी एडिटर, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। अब हम बात शुरू करते हैं, ये SLM होता क्या है। सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और इस सारस्वत यज्ञ में एक इकाई के रूप में जुड़ने का मुझे जो अवसर मिला है, उसके कारण है हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इकाई लेखक के रूप में क्या क्या समस्याएं होती हैं, यह हमारे प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी ने बहुत विस्तार से कह दिया है। अब मैं आपसे मेरे मन के जो द्वंद्व था तो मैं उनसे साझा करना चाह रही हूँ, क्योंकि इकाई संपादन के समय मैं शर्मा सर के साथ जो है काम कर रही थी, उस समय मैंने बहुत तनाव झेला है। एक तो यह है कि इकाई का संपादन कागज में करते समय सर लाल कलम से इस तरह से नक्शे बना देते हैं, रंग देते हैं, उनको समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है। और उस नक्शे को स्क्रीन पर जो इकाई हमारे सामने कंप्यूटर में है, उसमें उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो इसलिए है कि मैं पहले तो सभी यहाँ उपस्थित लेखकों से मैं क्षमा याचना करूंगी कि किसी के मनोभावों को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। और उस समय जो कठिनाइयां हमने महसूस की, उसी का परिणाम है ये डूस और डोंट्स। पहले डोंट्स है कि क्योंकि हमें जो नहीं करना चाहिए उनका ध्यान रखेंगे तो अपने आप जो डूस है वो हम कर देंगे। लेकिन क्या इकाई लेखक के रूप में हम लोग इनका पालन कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों ने इसको पढ़ा है कि मैं भी नहीं पढ़ पाई। तो मैं जब संपादन कर रही थी तभी मेरे सामने ये चुनौतियां आई, और विशेष रूप से मैं तकनीकी चुनौतियों की बात करूंगी। यहाँ पर पेज सेटअप, पेज साइज, हाइट, विड्थ, मार्जिन, बॉटम, इन सब का एक ढांचा हमारे सामने है, लेकिन हम लोग इनका पालन ही नहीं करते हैं। तो जैसे ही एक कंप्यूटर वर्जन से दूसरे कंप्यूटर वर्जन में इकाई पहुंचती है, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट पहुंच रहा है, तो वहां पर खोलते समय हम लोगों को इतनी परेशानी होती है कि कभी कभी बॉक्सेस आ जाते हैं, कोई टेक्स्ट हमारे सामने नहीं है, क्योंकि यूनिट जो है करप्ट हो चुकी है और वर्जन अलग अलग है। किसी का वर्जन विंडोज 7 है, किसी का वर्जन विंडोज 8 है, किसी का विंडोज 10 है, और आज के डेट पे विंडोज 11 चल रहा है। ऐसी स्थिति में जब एक लेखक की इकाई हमारे यहाँ खोलते हैं तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। और एक और चीज है, हमने ये पाया कि हाइपरलिंक्स ओपन हो रहे हैं। ये हाइपरलिंक कहाँ से आ गया? सर के सिस्टम में मैं उस इकाई को देख रही थी तो वहां पर मुझे कोई हाइपरलिंक या कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने उसी इकाई का संपादन मेरे सिस्टम में कर रही थी तो मेरे सिस्टम में साइड बॉक्स में हाइपरलिंक्स का एडवांस्ड ये वर्जन दिखाई दे रहा। तो मैं जैसे ही सर को बताना शुरू कर दी तो सर जो है नाराज हो गए थे उस दिन, मेरे सिस्टम में ये नहीं है। तो उस समय मैं एक तरह से तनाव में आ गई हूँ कि कहीं मेरे सिस्टम में खराबी नहीं है क्या। अभी एक और डर है, अब बोलेंगे अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा जी जो इस जहाज के कप्तान हैं, सभी मंचासी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। आज यहाँ पर इकाई लेखन के विचार विमर्श में प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी ने जिस बारीकी से इस पर प्रकाश डाला, मुझे हर पल लग रहा था कि ये बात मुझे पहले पता होती तो कितना अच्छा होता। तो ये है कि इकाई लेखन की जब बात आती है, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं कि मूल्य भी आता है, फिर भी आता है। मैं अपना अनुभव
ऋषभ देव शर्मा जी कहते हैं कि ये इकाई आपको लिखनी है, तुरंत हाँ या ना कहो, तो ना का तो सवाल ही नहीं होता कि गुरुदेव का आदेश है। लेकिन जिन जो चीजें यहाँ पर बताई गई, जैसे शिक्षण की बात आती है, हम ये देखते हैं कि हम जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो बच्चा हमारे सामने होता है, छात्र विद्यार्थी अपनी समस्या को हमारे सामने रखते हैं और बहुत ही विचार विमर्श वहीं पर हो जाता है। हम इंटरेक्शन के माध्यम से या उनकी लिखित जो चीजें वो देते हैं हम उनका मूल्यांकन करते हैं, उन्हें फीडबैक देते हैं। लेकिन सर का ये कहना होता है कि ये विद्यार्थी आपके समक्ष नहीं है, फिर भी वो विद्यार्थी जो इसे पढ़ रहा है वो आपको मानकर चल रहा है, यानी कि इकाई अपने आप में एक शिक्षक के रूप में उसके साथ है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि उस विद्यार्थी के अप्रत्यक्ष होते भी हम प्रत्यक्ष, इसका उदाहरण बहुत खूबसूरत उदाहरण हमने भी देखा। प्रोफेसर शर्मा जी ने भी बताया कि वे असम में थे और आकर उनके अप्रत्यक्ष शिष्य ने उनके जो है पैर छुए, बताया कि मैंने उस सामग्री को पढ़कर मेरे एमए किया है। इसका मतलब अपने आप को विद्यार्थी जो जहां भी पढ़ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है देश के किसी भी कोने में है, लेकिन वो अपने आप में इस शिक्षण के माध्यम, इस सामग्री के माध्यम से अपने आप को एक अध्यापक के साथ महसूस कर रहा है। इसीलिए बहुत सारी चीजें इसमें देखी गई। नई चीज जैसे थी कि बोध प्रश्न, तो बहुत ही सही है कि बोध प्रश्न में बोध का मतलब समझा कि नहीं, तो ना कि रटन पद्धति नहीं है। अब बहुत प्राचीन पद्धति हो गई कि रट्टा मार लिया और हमने उसको तो ना कि वोमिट कर दिया या उड़ेल दिया, वो नहीं है, बल्कि समझ को विकसित करना आज की शिक्षण प्रणाली का बहुत बड़ा और अहम बिंदु है और होना चाहिए। क्योंकि यदि उसने समझा नहीं तो वो किसी भी चीज को आगे बढ़ाकर नहीं ले सकता। ये हम सब जब इकाई लिखते समय हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि विषय का आपको संक्षेप में सरल रूप में कैसे उसे ले जाना है, और ये नहीं कि कॉपी पेस्ट की बात। डॉक्टर नीरजा जी ने जो बातें कही और मुझे लगा कि शायद मेरी इकाई की ही बात कर रही हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऐसी चीजें हमने भी की हैं, तो कहीं से ये कॉपी पेस्ट का जो मसला है तो बहुत आसान लगता है। हमेशा हमने सर से ये समझा है कि आपको नकल नहीं उतारनी है, आप प्रासंगिक जो चीजें हैं वो भरिए मत। सर कहते हैं आपके सामने वो विद्यार्थी है जो इसे पढ़कर परीक्षा देगा, तो इसीलिए जरूरी है कि अनावश्यक चीजें आप उसमें मत भरिए। तो बहुत सारी चीजें मैंने इसके अंतर्गत सीखी और मुझे लगता है कि आज जो बातें हुई है उसका मैं आगे भी ध्यान रखूंगी, और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आफ्ताब आलम बेग सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं निदेशक प्रोफेसर रज़ा खान साहब, आदरणीय कुछ लोगों को गर्दनें घुमानी पड़ रही हैं, थोड़ी कुर्सी ही घुमानी थी। आपसे ये हम वादा करते हैं कि 1 बजे हम पक्का इसे खत्म कर देंगे, प्रोग्राम को यहाँ समाप्त कर देंगे। तो खैर मैं जो फॉर्मल ढंग से अपनी बात शुरू करता हूँ। आज की इस 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे इस मैं कहूं कि अत्यंत सम्माननीय विश्वविद्यालय मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद रज़ा खान सर हमारे आज के इस कार्यक्रम में कृपा पूर्वक मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीस साहब, फॉर्मर डीन लैंग्वेजेस मानू, और आज के इस आयोजन के मुख्य वक्ता
जिन्होंने सैद्धांतिक ढंग से तो पाठ सामग्री तैयार करने की जो चीजें हैं उन्हें खूब पढ़ा लिखा है ही, लेकिन व्यावहारिक ढंग से भी पिछले 4 वर्षों से हमारे साथ वे खूब खट रहे हैं। ऐसे प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी, जिनके बारे में अभी आपके बीच में यह बताया गया कि प्रोफेसर गोपाल शर्मा लीबिया से लेकर इथियोपिया तक 4 विदेशी विश्वविद्यालयों में और उसके अलावा 4 भारतीय विश्वविद्यालयों में भाषा विज्ञान, विशेष रूप से अंग्रेजी और अनुवाद शास्त्र, काव्य शास्त्र, पोएटिक्स जिसे कहते हैं, इत्यादि का अध्यापन करते रहे हैं। और मैं अतिशयोक्ति नहीं करूंगा यदि मैं कहूं कि उन्हें कम से कम 100 पुस्तकें लिखने का यश प्राप्त है। तो आज के इस आयोजन में उनकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव का विषय है। सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस मंच पर हमारे संपादक मंडल के 2 अत्यंत वरिष्ठ और सुयोग्य सदस्य या कहें कि मार्गदर्शक उपस्थित हैं। आजकल वो एक मार्गदर्शक मंडल होता है ना, तो हमारी सामग्री के मार्गदर्शक मंडल में ये 2 लोग कोरोना काल से पहले से नामित हैं, लेकिन पकड़ में आ जा पाए। आदरणीय प्रोफेसर श्यामराव राठौड़ जी, आप परिचित ही हैं उनसे कि वे इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में लंबे समय से कार्यरत हैं और उन्हें पिछले मैं समझूं कि लगभग 1 दशक में बहुत सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के आयोजन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और हिंदी सम्मेलन करने का गौरव प्राप्त है। तो प्रोफेसर राठौर जी, आपका यहाँ हम स्वागत करते हैं। और अध्यक्ष महोदय के इस ओर बैठे हुए हैं डॉक्टर गंगाधर बानोडे सर। डॉक्टर गंगाधर बानोडे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के तत्वावधान में जो यहाँ क्षेत्रीय केंद्र है हैदराबाद का, उसके डायरेक्टर हैं, क्षेत्रीय निदेशक हैं, रीजनल डायरेक्टर। और बड़ी बात यह है कि वहां आगरा में रहते हुए आपने विदेशी विद्यार्थियों को हिंदी सिखाने के पाठ्यक्रम इत्यादि पर बड़ा गहरा काम किया है। और प्रवासी जगत नाम की पत्रिका एक तरह से उन्हीं के कार्यकाल में वहां आरंभ हुई थी। और यहाँ वे दक्षिण समन्वय नाम की त्रैमासिक है सर, समन्वय दक्षिण नाम की त्रैमासिक साहित्यिक और शोध पत्रिका के संपादक हैं। यह पत्रिका इस समय एयरलिस्ट में है। एयरलिस्ट में है, ये बात मैं जानबूझ करके अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि हमारे कुछ मित्र जिन्हें एयरलिस्ट में वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित होने की जो है जरूरत पड़ती है, उनके यानी ख्याल से मैंने एक खास बात अंडरलाइन की कि बाद में आप इनसे व्यक्तिगत संपर्क कर लें कार्यक्रम के बाद अनौपचारिक ढंग से। और निश्चय ही वो कहेंगे भी अपने वक्तव्य में कि उन्हें यहाँ से बहुत सारी सामग्री की उम्मीद है। तो आदरणीय प्रोफेसर बानोडे जी, आपका भी इस राष्ट्रीय कार्यशाला में बहुत 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 स्वागत है। मित्रों, मैं बता रहा था आपको कि हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब विशेष रूप से दक्कनी के क्षेत्र में भारत के इने बिने
विद्वानों में से एक हैं और वे भाषा विज्ञान और साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं और लंबे समय तक वे हमारी जो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस लिंग्विस्टिक्स एंड इंडियन इंडोलॉजी है